गुंडों ने गोली मारी और उनको जान से मारने की कोशिश, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आगजनी करना शुरू कर देते, ये लोग हिंसा फैलाना शुरू कर देते। और जहां जहां भी ये हिंसा हो रही है वो बीजेपी के गुंडों द्वारा कराई जा रही है या आरएसएस के गुंडों द्वारा कराई जा रही है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हम वोट की चोट देके अपना काम ईमानदारी से करेंगे। बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक इस समय परेशान है, किसी भी राज्य में देख लीजिए, आधे से ज्यादा सांसद इस समय परेशान है। तो इस समय विधायक सांसदों की जो जान है वो बिल्कुल आफत में है। अंबानी और अडानी ने इस तरीके से पूरी बीजेपी को और पूरी सरकार को शिकंजे में कस रखा। 2024 से पहले हो सकता है कि कुछ सांसद विद्रोह कर दें और ये सरकार हो सकता है गिर जाए। जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बता रहे हैं कि नोटबंदी में 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल ये बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं, ये लोग जो है ना अंबानी और अडानी, ये लोग बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं टिकैत के हमले को? देखिए, बीजेपी इस समय निम्नतम स्तर की राजनीति पे उतर आई है। जब देश संविधान से और लोकतंत्र से चल रहा है तो इस तरह के जो इन्होंने हमला करवाया है अपने गुंडों को भेज के, ये बहुत ही कायराना हरकत है और ये साफ तौर से बुजदिली का प्रतीक है। बीजेपी इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनसे इन्हें जो रुझान है वो मिल गए हैं कि ये लोग 5 राज्यों में हार रहे हैं। तो इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे किसान नेताओं पे हमले करवा के उनको डरा धमका के कैसे भी इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। तो ये बताइए ना, कल आप लोग सड़क भी जाम किए, तमाम चीज़ें हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ना है क्या कुछ? भाई ये हमारे विरोध करने का तरीका था। हमारे अंदर जो किसान थे, किसान मासूम होता है, जब उसको पता चला कि उनके जो नेता हैं टिकैत साहब, उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, गुंडों ने गोली मारी और उनको जान से मारने की कोशिश की, तो किसान का गुस्सा एकदम उबाल पे आया और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रोड को बंद किया। यही अगर कोई बीजेपी के किसी नेता पे या कभी कुछ उस तरीके से होता, हमला होता, तो ये लोग क्या करते, ये लोग आगजनी करना शुरू कर देते, ये लोग हिंसा फैलाना शुरू कर देते। लेकिन किसान भाइयों ने आज तक आप देख लीजिए 4 महीने से यह आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से और कभी भी हिंसा नहीं फैलाई और ना ही आगे इस तरीके से कोई हिंसात्मक कार्रवाई किसान भाइयों की तरफ से होगी। ये सिर्फ बीजेपी के मंसूबे हैं। ये हमेशा से ये चाहते हैं कि कैसे भी आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, किसानों को उकसाया जाए, भड़काया जाए, हिंसा कराने का प्रयास किया जाए। और जहाँ जहाँ भी ये हिंसा हो रही है वो बीजेपी के गुंडों द्वारा कराई जा रही है या आरएसएस के गुंडों द्वारा कराई जा रही है। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर की बात हो, ये आम पब्लिक के रूप में आते हैं और किसानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान इनकी मंशा समझ चुका है, किसान इनके किसी भी तरीके से बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि हम तो यहाँ अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमें हमारी एमएसपी चाहिए, जो तीनों कानून हैं जिनमें गड़बड़ियां हैं वो वापस हो जाए। जो हमारी लड़ाई जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे हक के लिए लड़ाई है और हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को जल्दी से जल्दी सुने और हमारी बात को मान ले। अगर सरकार जैसे कह रहे हैं ना कृषि मंत्री जी भी कि हम भाई किसानों से बात करने को तैयार हैं, तो हम तो ये उनसे कहेंगे कि भाई जल्दी से बात कीजिए और इसका नतीजा निकालिए। जो भी रिजल्ट निकालना है, अगर आपको हमारे हक में फैसला लेना है तो फैसला लीजिए, और अगर फैसला नहीं लेना है तो साफ बताइए कि साहब हम मांग नहीं सुनेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि हमारे द्वारा ही तो चुन के आप पहुँचे गए हैं। जो संसद में आप बैठे हुए हैं या विधानसभा में आप बैठे हुए हैं, आप मंत्री बन के बैठे हैं, वो किसानों ने ही तो मंत्री बनाए हैं आपको, या प्रधानमंत्री जो बनाया है वो किसानों ने ही तो बनाया है। तो हमारी जो प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के जरिए आपको हटा भी सकते हैं। अगर किसान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक या नेता चुन सकता है तो उसको हटा भी सकता है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हम वोट की चोट देके अपना काम ईमानदारी से करेंगे। कहा जा रहा है कि जो लगभग जितने भी भाजपा के एमपी हैं सब में कलह कचकच चल रहा है इस बात को लेकर,
क्या आपको लग रहा है कि 2024 से पहले कुछ अनहोनी होने जा रही है भाजपा? भाई देखिए, ऐसा है कि जो भी विधायक, बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायक इस समय परेशान है। किसी भी राज्य में देख लीजिए, आधे से ज़्यादा सांसद इस समय परेशान है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुन के आए हैं और उनको जनता को जवाब देना होता है। इस देश में 70 से 75% आदमी सीधा सीधा किसानी से जुड़ा हुआ है, तो उनको तो अपने क्षेत्र में घूमना पड़ता है ना। तो जनता उनसे सवाल कर रही है कि साहब, जो कृषि कानून है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, अब ये आंदोलन घर घर तक पहुंच रहा है, लगभग हर जगह ये आंदोलन पहुंच रहा है और लगभग हर 2-3 जिले छोड़ के जितने भी बड़े बड़े जिले हैं, बड़े बड़े हर राज्य के बड़े बड़े जिलों में ये किसान महापंचायतें हो रही हैं, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। तो अब जनता विधायकों से और सांसदों से सवाल करना शुरू कर चुकी है। देखिए, और इन्होंने कोरोना में क्या किया था, विधायकों की और सांसदों की जो विधायक निधि, सांसद निधि होती है, वो भी खत्म कर दी है। तो अब विधायक और सांसद जो है अपने क्षेत्र में काम भी नहीं करवा सकता। इधर से ये कृषि कानून लगा हुआ है, तो इस समय विधायक सांसदों की जो जान है वो बिल्कुल आफत में है। और लेकिन वो भी क्या करें, वो मजबूर है, क्योंकि अंबानी और अडानी ने इस तरीके से पूरी बीजेपी को और पूरी सरकार को शिकंजे में कस रखा है और वो उनकी गिरफ्त से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले हो सकता है कि कुछ सांसद विद्रोह कर दें और ये सरकार हो सकता है गिर जाए, क्योंकि कभी भी जो भी इस तरीके के मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए हैं, इसमें सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाई है। तो हो सकता है, अभी देखते जाइए, जी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो वो आगे की दशा दिशा तय कर देंगे। हो सकता है भी सरकार पहले भी गिर जाए। क्या कहना चाहते हैं, सरकार को अडानी अंबानी चला रहे हैं? सरकार पूरी तरीके से व्यापारी द्वारा ही चलाई जा रही है। पिछले 7 साल में आप बीजेपी के पैटर्न को समझ लीजिए, इन्होंने एक भी नियम और एक भी कानून, एक भी विधेयक आम जनता के लिए नहीं लगाया। जो भी इन्होंने नियम कानून विधेयक लगाए हैं, उससे सीधा सीधा व्यापारियों को फायदा हुआ है। जो भी इन्होंने अब तक जितने भी कानून लगाए हैं, उससे आम जनता को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। ये कह रहे थे कि नोटबंदी से जो है काला धन वापस आएगा, और नोटबंदी अब तक का, अगर इसकी स्वतंत्र तरीके से जांच कराई जाए, तो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जो अर्थशास्त्री हैं वो ये बता रहे हैं कि नोटबंदी में 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का काला धन बदला गया है। अकेले अमित शाह जिस बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक है अहमदाबाद में, उसके वो चेयरमैन है, वहां पे बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पुराना नोट सिर्फ एक दिन में बदला गया। अगर उसके पूरा डाटा निकाला जाए तो कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ उस बैंक से बदला गया है। और जितने भी बैंक, ये उस टाइम जब कुछ खबरें भी आई थी नोटबंदी के दौरान, और तब सरकार ने ये कहा था कि जितने भी बैंकों में इस तरीके की घपलेबाजी हो रही है उनकी स्वतंत्र जांच कराई जाएगी, लेकिन आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। आप उसके बाद जीएसटी को देख लीजिए, जीएसटी आज तक का सबसे खतरनाक जो है टैक्स व्यवस्था है। इस टैक्स व्यवस्था को खुद सरकार अब तक नहीं समझ पाई, और इसमें जो भी छोटा व्यापारी था, छोटा व्यापारी मर गया है, और 1 लाख से ज़्यादा छोटी कंपनियां बंद हो चुकी हैं इस जीएसटी की वजह से। और उसके बाद आप देख लीजिए, जब ये लॉकडाउन लगा, कोरोना में जब ये लॉकडाउन लगा, टैक्स के नाम पे जी, एक देश एक टैक्स नहीं, अगर टैक्स की बात है तो डीजल पेट्रोल पे टैक्स क्यों नहीं लगाया, उस पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई, शराब पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई? इन्होंने जीएसटी सिर्फ उस जगह लगाई जहां से व्यापारियों को फायदा हो रहा है। जीएसटी से डीजल पेट्रोल, जीएसटी अगर डीजल पेट्रोल पे लगती, शराब पे लगती, तो उससे व्यापारियों को नुकसान होता है। तो इसलिए वहां उन्होंने जीएसटी नहीं लगाई, और अगर जीएसटी लगानी थी तो उसको थोड़ा सा आसान तरीके से लगा सकते थे। 18% और 28% की स्लैब बना के नहीं लगा सकते। और जीएसटी से ये कह रहे थे ना कि कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि हुआ क्या है, जीएसटी से कीमतें बढ़ गई हैं। जो कीमतें पहले हुआ करती थी उससे कीमतों में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो जीएसटी तो एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम को, जो बाजार का सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है जीएसटी ने, और इससे छोटे व्यापारी को सीधे तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इस कृषि कानून की बात की जाए तो 3 कृषि कानून को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कमेटी बनाई थी, 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी,
अब उसको लेकर के अब क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अब जल्द ही उस पर फैसला 1 हफ्ते के अंदर ले लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भी विश्वसनीयता पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। कोई भी सरकारी व्यवस्था कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इस समय सारी की सारी इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप देखो तो अंबानी अडानी की कैद में है। व्यापारी जो देश के जो बड़े बड़े व्यापारी इनकी कैद में। 2014 से पहले देखो आप, अडानी जो थे वो देश के टॉप 15 जो बिजनेसमैन थे उसमें भी नहीं थे। अंबानी का नंबर 5 में 6वें नंबर पे था और आज की डेट में देखो टॉप 2 में यही दोनों लोग हैं। तो सरकार इनके हिसाब से चल रही है। अब सरकार, उन्होंने अच्छा किया होगा तो वही व्यापार करने वाले हैं और व्यापारियों को व्यापार नहीं आता। जो पुराने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे इनको व्यापार करना नहीं आता है। दरअसल ये बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं ये लोग जो है ना, अंबानी और अडानी, ये लोग बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी काम, जो भी नए प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, बाकी व्यापारियों को दबाया जा रहा है। और बीजेपी की जब जब गवर्नमेंट आती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, तो ये कुछ व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, ये आम जनमानस के लिए काम नहीं करते। बीजेपी की कथनी और करनी में सिर्फ यही फर्क है। बीजेपी हमेशा ये कहती है ना कि इनका कहने का सिस्टम ये रहता है कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, लेकिन करते किसके लिए? कुछ इनके खास आदमी होते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। जब ये बोले आपसे कि साहब हम किसानों और मजदूरों के लिए काम करेंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया देख लीजिए साहब। व्यापारियों को फायदा दिलाने के लिए लॉकडाउन में इन्होंने लेबर लॉ को खत्म कर दिया और अब लॉकडाउन हटे 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, फिर से लेबर लॉ को नहीं लगाया है। लाखों करोड़ों से ज़्यादा जो छोटे छोटे एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो सरकार उनकी सुन रही है, ना उनके कंपनी के मालिक उनकी सुनवाई कर रहे हैं और लाखों करोड़ों परिवार बेरोजगार है इस समय। और देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रखी है। इस बार भी अभी जीडीपी के जो फर्जी आंकड़े आए हैं उसमें भी जीडीपी माइनस में है। पिछली साल जब जीडीपी जारी की गई थी सरकार के जरिए तो -24% के आसपास थी। इस बार जो अभी पहली तिमाही के सरकारी आंकड़े आए हैं तो वो -7% है। अगर ईमानदारी से वो जीडीपी देखी जाए तो -25% से भी नीचे होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय चरमरा गई है। जितना भी उद्योग है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, सब इस समय डाउनफॉल पे चल रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किस तरफ ध्यान दे रही है? सिर्फ सरकार बनाने पे। पहले ये बिहार इलेक्शन पे इनका पूरा फोकस था, अब ये बंगाल के साथ ये 5 जो राज्य हैं इन पे फोकस है, फिर इसके बाद ये उत्तर प्रदेश चुनाव पे लग जाएंगे। ना तो इन्हें किसानी से मतलब है, ना इन्हें मजदूर से मतलब है, ना देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, ना बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से मतलब है। और जो बेरोजगारी इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी के खिलाफ भी इनका कोई प्लान नहीं है। बेरोजगार, लॉकडाउन में करीब 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इनके लिए सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। अगर हर जगह फेलियर है तो क्यों सरकार हर चुनाव जीत क्यों रही है? कौन सा चुनाव जीती है? 2019 के बाद से आप ये बताइए किस राज्य में ये क्लियर मैंडेट लेके आए हैं? ये हरियाणा में भी मिलीजुली इनकी सरकार आई है और बिहार में भी इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, तब इनकी सरकार बनी है। इन्होंने बैलेट पेपर की दोबारा गिनती करवाई और बेईमानी से रात के अंधेरे में इन्होंने चुनाव जीता है। इसके अलावा आप देखो झारखंड में ये चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में ये चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में ये चुनाव आ रहे हैं और आने वाले अब देख लेना 5 मध्य प्रदेश तो उन्होंने वोटों की खरीद फरोख्त की थी। जो पीएम केयर फंड में जो इनका हजारों करोड़ रुपए का कोरोना में पैसा आया था, उन पैसों से इन्होंने 20-24 विधायक खरीद लिए, लेकिन राजस्थान में इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। विधायक कैसे बिक क्यों जाते हैं? विधायक जो है उनके ऊपर कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जैसे सिंधिया जी के ऊपर दबाव बनाया गया, सिंधिया जी का कोई पुराना काला चिट्ठा खोला गया, तो उस दबाव के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई आपकी कुछ ये फाइलें हैं, वो फाइलें, या तो वो फाइलें खोल दें, नहीं तो साहब ऐसा करो आप हमारा समर्थन दे दो। हर आदमी कुर्सी के लालच में इस समय नैतिक मूल्यों को भूल चुका है और जनता को, मुझे लगता है कि जनता इस समय बदलाव के मूड में है। इस तरह के आंदोलन से क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बदलती है। इस तरह के आंदोलन जब भी हुए, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जयप्रकाश का, लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन रहा हो, जनता द्वारा जब इस तरह के आंदोलन किए गए हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा बदली है। तो इस बार का जो किसान आंदोलन है, ये भी देखना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल के